नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री के पद पर फिलहाल सिंधिया जो है इस जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या मुख्यमंत्री जैसा बड़ा जो पद है वो उन्हें सौंपा जाएगा या फिर लोकसभा चुनाव के लिए अभी और ज्यादा वो जो इंतजार है वो सिंधिया को करना पड़ेगा। दरअसल वीडी शर्मा जब मंच पर थे, इस दौरान शिवराज सिंह चौहान भी थे, सिंधिया भी थे और सिंधिया उठते हैं, वीडी शर्मा के माइक पर हाथ रख देते हैं, यानी कि उन्हें भाषण देने से रोक देते हैं। इसके पीछे तर्क जो है वो ये दिया जाने लगता है कि दरअसल प्रोटोकॉल था और इस प्रोटोकॉल के तहत शिवराज सिंह चौहान को पहले बोलना था, बाकी और तमाम जो नेता हैं उन्हें बाद में बोलना था। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि जो सियासी राजनीति में उठापटक जारी है, खींचतान का दौर जारी है, क्या एंकर से लेकर तमाम और बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, शायद वो भी रोक सकते थे वीडी शर्मा को। लेकिन सिंधिया के हाव भाव ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं सिंधिया की नाराजगी और भी तमाम नेताओं से है। और ये भी आपको बताते चले कि कांग्रेस से जब सिंधिया बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि शायद उनके नाम पर चर्चा की जाएगी, मुख्यमंत्री पद का दावेदार उन्हें बनाया जा सकता है। तो ये लाजमी सी बात है, जो ऐसे तमाम नेता थे जो 15 से 20 साल 25 साल दे चुके थे, वो इंतजार ये कर रहे थे कि बीजेपी उनके नाम को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब खींचतान का दौर जो है वो जारी है और केपी यादव नाम के एक ऐसे नेता हैं जो बार बार सिंधिया को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे और ये जो है हम कोशिश करेंगे जानने की क्या सिंधिया का नाम जो है वो बतौर मुख्यमंत्री पद को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। इस बार क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। कशिश, सीधा सवाल यही रहेगा कि सिंधिया को लेकर भले ही बड़ी बड़ी बातें हो रही हों, लेकिन क्या इन बातों में दम है? देखिए, यहाँ पर अगर सिंधिया की बात हो रही है तो हम लगातार देख रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। उन्हें उड्डयन मंत्री का जो पद दिया है उसको लेकर लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, जगह जगह हवाई अड्डा खुलवा रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने कहा कि 216 महज 16 थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ाकर 216 की, उसके बाद अब यहाँ पर संख्या 416 की हो गई है। तो वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, उनका काम दिख भी रहा है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर उनके सीएम बनने की, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने भी ये बात कहा था और उन्होंने माना कि शिवराज सिंह चौहान का ये आखिरी समय है चुनावी तौर पे कि वो सीएम बन सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर कंपैरेटिबिलिटी के अलावा यहाँ पर मतलब अंडरस्टैंडिंग हो तो इस बात से यहाँ पर सिंधिया कहीं ना कहीं शिवराज को सीएम बनने दे सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर लोग अगर उन्हें उकसाते हैं तो यहाँ पर सिंधिया ये सोचेंगे कि मैं तो सीएम बनने के लिए ही बीजेपी में आया था और यहाँ पर मुझे पहले भी नहीं बनाया गया, मैं आया और शिवराज को बना दिया गया। अब दूसरी बार जब चुनाव है तब भी यहाँ पर शिवराज को आगे किया जा रहा है, तो मैं कब सीएम बनूंगा और मैं कब जनता के लिए काम करूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता के लिए जमीनी स्तर पे काम करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि कोई बड़ा पद चाहिए या कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। आप उड्डयन मंत्री बनकर भी जनता की सेवा कर ही रहे, जनता के लिए काम करें। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर सिंधिया को सोचना चाहिए, यहाँ पर अगर वो इस पार्टी से भी बगावत कर देते हैं आने वाले समय में, तो क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जयराम रमेश ने कहा था कि एक नेता जब बगावत कर देता है तो दूसरी बार कब कर दे कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी से बगावत करने का अगर वो सोच रहे तो ये उनका सही फैसला होगा। बिल्कुल। और सिंधिया की अगर बात करी जाए तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी और इस जिम्मेदारी को जिस तरीके से कशिश ने कहा कि वो बेहतर तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ अगर उड्डयन मंत्री की बात करी जाए, वो ग्वालियर के लिए और खास तौर पर जो और जगह है उनके लिए वंदे भारत से लेकर तमाम तरह की ट्रेनों के ठहराव के मुद्दे को उठाते रहे। और यह भी कहा जाता है कि कई ट्रेनें ऐसी हैं जो शायद सिंधिया के कहने के बाद ही उनका ठहराव जो है वो सरकार ने तय कर दिया था। यानी कि सिंधिया का अगर कोई मांग रखते हैं तो सरकार ना माने ऐसा मुश्किल ही है। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधिया को जिस तरीके से चुनाव से पहले टेस्ट किया जाना था, टेस्टिंग उनकी हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं ये बता चुके हैं, जता चुके हैं मन से कि देखिए, मैं मुख्यमंत्री बना तो वो सिंधिया की बदौलत बना। यानी कि सिंधिया के नाम को लेकर ये चर्चाएं तो हो रही है बीजेपी के अंदर कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी है। कब जिम्मेदारी ये सौंपी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो संभालते हुए नजर आए, ये 2.5 साल की हो सकती है और लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी सिंधिया को दे दी जाए और ये जिम्मेदारी भी अगर बखूबी निभाते हैं तो उन्हें 2.5-3 जो भी समय बीजेपी तय करती है उन्हें पद दे दिया जाता है। देखिए कपिल, मैं यही बात कहने वाली थी कि यहाँ पर ये हो सकता है अंडरस्टैंडिंग की जो मैंने बात की कि शायद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान समझ रहे हो कि अगर वो एक बार फिर से सीएम बनते, लेकिन कुछ समय के लिए वो सीएम बनते और बाकी का समय सिंधिया को दे देते, तो शायद ये पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी और शायद ऐसे इतनी सोच समझ से कभी किसी ने फैसला नहीं लिया होगा। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि 2.5 साल वो खुद मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रहे और यहाँ पर उसके बाद जो 2.5 साल बचेंगे उसमें सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान उनका समय भी पूरा हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री भी आखिरी बार बन जाएंगे। और यहाँ पर अगर सिंधिया की बात की जाए तो वो मुख्यमंत्री जब 2.5 साल तक रहेंगे तो लोगों को ये मालूम चल जाएगा, जनता को, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो इनका नेतृत्व है वो किस तरीके का है, जनता के प्रति व्यवहार किस तरीके का है, तो जनता को एक आइडिया हो जाएगा, ताकि आने वाले जो 5 साल बाद का जो समय होगा उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी आती नजर आएगी, अगर इस बार भी बीजेपी आती है तो। क्योंकि देखिए कि हम पूरी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि बीजेपी ही आएगी इस बार, कांग्रेस भी पूरी मेहनत करती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है। कमलनाथ को छोड़ के और दिग्विजय सिंह को छोड़ के, दिग्विजय और कमलनाथ में भी आपसी भिड़ंत कभी ना कभी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के पास फिर भी चेहरे हैं, लेकिन देखना ही है कि आखिरकार कौन सी पार्टी किस चेहरे पर दाव लगाती नजर आती है। बिल्कुल, टिकटों को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात करी जाए तो कह दिया है कि सिंधिया ज्यादातर टिकटों का बंटवारा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि अपने अपने समर्थकों को ना वो दें, जो शिवराज के समर्थक हैं, जो उनके समर्थक हैं, या फिर कई ऐसे नेता होंगे जो किसी दल के नहीं होंगे। उनका काम सिर्फ ये होगा कि जो नरेंद्र मोदी देश में विकास की बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी सोच रही है कि सिंधिया जो है वो कांग्रेस से आए हैं, और कांग्रेस के कौन से विधायक जो है उनकी पकड़ किस तरीके से ज्यादा मजबूत है, कौन सा कैंडिडेट उनके खिलाफ उतारा जाएगा तो उसको बड़ी जीत हासिल हो सकती है। ये तमाम चुनावी रणनीति को लेकर विचार हो चुका है, और यही वजह है कि सिंधिया को एक बार फिर से ये टिकटों को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। क्या माना जाए कि सिंधिया इस टिकट को लेकर जो है जो भी रणनीति बनाएंगे उसका असर देखने को मिलेगा? कांग्रेस की हार जो है वो कहीं ना कहीं तय है। देखिए, बिल्कुल माना जाएगा। पहले इसमें थोड़ी सी बात अगर पार्टी के अंदरूनी तौर पे की जाए तो यहाँ पर ये बड़ी चुनौती है सिंधिया के सामने कि वो अपने समर्थकों, अपने विधायकों और यहाँ पर जो पार्टी के पहले से विधायक थे उनमें किस तरीके से टिकटों का बंटवारा करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अपने खेमे में ज्यादा दे दी तो उधर यहाँ पर आक्रोश है देखने को मिलेगा, उधर ज्यादा दे दी तो उनके खेमे के लोग नाराज हो जाएंगे। तो काफी सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा सिंधिया को। लेकिन जब ये चीजें फाइनल हो जाती तो उसके बाद यहाँ कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी। चुनौती इसलिए बनेगी क्योंकि सिंधिया जो नेता है उसी तरीके के नेताओं को वो जो उनके साथ काम करते हैं उसी तरीके के नेताओं को वो आगे करेंगे, चुनाव लड़वाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस के पास, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि चेहरे नहीं है यहाँ पर, तो किस तरीके से वो लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, किन रणनीतियों पर लड़ेंगे, ये देखना होगा कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस जब पहले लड़ी थी तो वो सिंधिया की रणनीतियों पर लड़ी थी, सिंधिया के नेताओं के साथ लड़ी थी। अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, वो खाली हाथ ही नजर आते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो देखिए, चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी फिलहाल मध्य प्रदेश में एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही। कर्नाटका की अगर बात करी जाए तो वहां पर भी चुनाव का ऐलान हो चुका है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो पीएम मोदी लगातार जा रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह को लेकर ये चर्चाएं थी कि राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, अमित शाह भी पहुंचेंगे। तो चुनावी जो बिगुल है वो कहीं ना कहीं बच चुका है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की जो रणनीतियां हैं वो क्या देर से बनाई जाती हैं, और यही वजह है कि चुनाव में जो है वो हार नसीब होती है? बिल्कुल यही बात मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी पार्टी में किसी ना किसी नेता को एक समय पर जिम्मेदारी देते हैं, कुछ समय बाद आप भूल जाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से उनको जिम्मेदारियां के लिए आगे बढ़ाना है, क्या काम करने, क्या नहीं करने। तो ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी इसलिए भी रेडी नहीं है क्योंकि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी अभी उसी चीज में घूमती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार किसको आगे किया जाएगा, कब आगे किया जाएगा। यही सवाल लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल, तो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की कि किस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो क्या सिंधिया की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी हो पाएगी, और चुनाव की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी कर रही है, ये पहले ही माना जा सकता है कि जो जीतने के लिए रणनीति होनी चाहिए या फिर विधायकों का साथ होना चाहिए, ये तमाम चीजें बीजेपी अच्छे से जानती है। और अगर प्रचार की बात करी जाए तो पीएम मोदी के चेहरे पर जब जहां प्रचार होता है बड़ी जीत जो है वो पार्टी को हासिल होती है। फिलहाल सियासी संग्राम में इतना ही। आपका क्या सोचना है, मध्य प्रदेश में जनता जो है वो किसे चुनती हुई नजर आएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।